Hello guys, how are you? Welcome back to our channel Key of Commerce. This is our part 2 of Income from PGBP chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने अपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझा था, जिसमें कि हमने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने अपने डिडक्शन यानी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसकी हमको डिडक्शन मिल जाएगी। पार्ट 2 था हमारा कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इट मीन्स वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। और थर्ड पार्ट हमारा किस चीज़ का है, प्रिजम्पटिव इनकम का। तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया था जिसमें कि हमने कुछ डिडक्शंस पढ़ ली थी और आगे हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे और उसको फिनिश कर देंगे। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जून 2021 अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी ने अपने फ्रेश बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। आपके बैचेस 22 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हर डे के लिए अलग अलग सेपरेट बैचेस अवेलेबल है। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी बैच में रजिस्ट्रेशन कराना है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अनअकैडमी पे आपको टॉप फैकल्टी की गाइडेंस मिलेगी और साथ ही साथ में आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो भी स्ट्रेटजी, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिस चीज़ की भी नीड्स होती है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से कराई जाएगी। तो गाइज देर किस बात की है, जल्दी से जाओ और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लो, बिकॉज 2 दिन बाद ही आपके प्राइस हाइक हो जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 25 दिसंबर से आपके प्राइस हाइक हो जाएंगे। और गाइज अगर आप एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप हमारे कोड KOC10 को यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। अब बात आती है सर, हम कोर्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, यानी कि वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे। तो उसमें सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, आप डायरेक्ट अनअकैडमी की साइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको सभी कोर्सेज जो कि आपको यहाँ पे मैंने बताए थे 22 से लेकर 29 दिसंबर तक, सभी आपको अलग अलग दिखेंगे। और आप जैसे ही जिस भी कोर्स पे क्लिक करोगे, फिर आगे आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अब गाइज अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अपने 9 पॉइंट कवर किए थे डिडक्शन के। अगर आपको उनमें कहीं भी डाउट हो, यानी कि आपने अगर घर पे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगर आपको किसी भी उसमें डाउट आ रहा है, तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने कोई भी डाउट सोल्व करवा सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइज वहाँ पे आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको एग्जाम तक आपके जो भी क्वेरी होगी, डाउट होंगे और कुछ भी टॉपिक पे आपकी डिस्कशन होगी, वहाँ पे हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 10th पॉइंट, टेलीकॉम लाइसेंस फीस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लाइसेंस फीस पेड करी है, किसी भी चीज़ के लिए आपको लाइसेंस मिला है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए लाइसेंस फीस आपको पेड करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन आपको उसका मिल जाएगा। उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री कमेंसमेंट डिडक्शन और पोस्ट कमेंसमेंट डिडक्शन। तो लाइसेंस फीस क्या है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले भी आप पे करते हो, और जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो आपको ईयर बाय ईयर वो भी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो आपने फीस अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पे करी है, उस फीस के बारे में ये बात लिखी गई है। और ऐसी फीस जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट होने के बाद पे की है, उसके बारे में ये बातें हैं। तो पहले पढ़ते हैं प्री कमेंसमेंट डिडक्शन। वो कहां से आपको डिडक्शन मिलेगी, फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस कमेंस। जिस ईयर में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आपको डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक मिलेगी, ओवर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लाइसेंस, यानी कि जब तक का आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड है लाइसेंस का, वहां तक। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझूं, मान लो आपने 2018-19 में 18-19 में आपने क्या किया, लाइसेंस फीस पे करी 10 लाख रुपए की। कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की आपने पे करी। और आपने बिजनेस आपका स्टार्ट कर दिया 19-20 में, 19-20 में। तो अब बताओ, आपको क्या 18-19 में भी डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस कमेंस। तो 18-19 में तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, जब आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो ना तो आपकी कोई इनकम होगी, तो क्या तो आप डिडक्शन लोगे, तो वहां पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट जिस भी ईयर में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 19-20 से, यहां से आपको डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे मिलेगी डिडक्शन, ओवर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लाइसेंस। तो मान लेते हैं हमको जो भी लाइसेंस मिला है ना, वो मिला हमको 10 ईयर के लिए, यानी कि उन्होंने बताया कि आपके पास आपको 10 साल तक के लिए क्या मिला है, लाइसेंस मिला है। 10 साल तक आप इसका यूज कर सकते हो।
तो हमारे को हर साल कितने कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी? 10 लाख रुपए हमने टोटल पे करे और 10 साल तक मिलेगी हमको डिडक्शन। तो हर साल हमको 1-1 लाख रुपए की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। 10 लाख अपॉन में 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 लाख रुपए हमने पे किए थे अपनी लाइसेंस फीस, और 10 साल हमारे लाइसेंस का क्या है? टाइम पीरियड है। तो हमको हर साल 1-1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट कमेंसमेंट डिडक्शन की। तो पोस्ट कमेंसमेंट डिडक्शन क्या है? अगर आपने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी कोई लाइसेंस फीस पेड करी है तो उस केस में क्या होगा? डिडक्शन आपको मिलेगी फ्रॉम द ईयर इन विच फीस इज एक्चुअली पेड, यानी कि जिस ईयर में आपने फीस एक्चुअल में पे करी होगी। तो इसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं। देखो 18-19 में आपने लाइसेंस लिया, 19-20 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट अब मान के चलते हैं आपका 24-25 में, 24-25 यानी कि 2024-2025 में आपने 5 लाख रुपए पे करे लाइसेंस फीस के लिए, ठीक है। अगर आपने 5 लाख रुपए पे करे तो आपने कब पे करे? 24-25 से। तो अब आपको उस 5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी 24-25 से लेके और आगे की जितने भी लाइफ रिमेनिंग है। लाइफ आपकी कब तक चलेगी? 18-19 में अगर आपने डिडक्शन वो लिया है लाइसेंस, तो 10 साल यहां से जोड़ोगे तो आप 28-29, 2028-29 तक आपको क्या मिल जाएगी? आपका 10 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस साल में आपने एक्चुअल में पे करा होगा 24-25 में, वहां से लेके 28-29 तक, यानी कि आपके 4 साल, आपके 4 साल जो है उस 4 साल में आपके डिवाइड हो जाएंगे वो 5 लाख रुपए जो आपने पे करे होंगे 24-25 में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई भी लाइसेंस फीस पे करते हो पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड, यानी कि अपने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, तो वो आपको डिडक्शन मिलेगी फ्रॉम द ईयर इन विच फीस इज एक्चुअली पेड। एक्चुअल में आप पे करते हो, ठीक है, उस ईयर से। तो वो कब, कौन सा ईयर है? 24-25। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ 24-25 आपका ईयर है जिस साल में आपने एक्चुअल में फीस पे करी है। कितनी पे करी है? 5 लाख रुपए। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ओवर द अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लाइसेंस। अब अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना बचा? 28-29 में तो अनएक्सपायर्ड वो मतलब पूरा एक्सपायर हो जाएगा। तो 24-25 से 28-29 कितना पीरियड बचा? 4 साल बचे ना। तो अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा 4 साल। तो जो आपका 5 लाख रुपए का जो आपकी फीस थी वो आपकी 4 साल से इसको डिवाइड कर दो, 5 लाख अपॉन में 4, हर साल आपको 1,25,000 रुपए की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है गाइज। तो मैंने पूरा एग्जांपल लेके आपको साथ ही साथ ये कंप्लीट करा है। होप करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 11th पॉइंट की तरफ। 11th पॉइंट हमारा क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर आपने कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड करे हैं तो उसका क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। बट कब मिलेगा? ऑब्वियसली बात है जब आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो आप कब पे करते हो? बिजनेस के कमेंसमेंट होने से पहले, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया अगर आपकी इंडियन कंपनी है या फिर रेजिडेंशियल नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, जिसका कॉर्पोरेट से मतलब इंडिविजुअल एसएससी होगा, प्रोप्राइटरशिप होगी, ठीक है। तो रेजिडेंशियल नॉन कॉर्पोरेट एसएससी या फिर इंडियन कंपनी, ये दोनों अगर बंदे हैं, अगर ये इंकर करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो इनको डिडक्शन कैसे मिलेगी? यहां पे आपको ध्यान देना है। डिडक्शन का अमाउंट देखो, डिडक्शन का आपका अमाउंट है लोअर ऑफ 1 और 2। 1 और 2 भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों का जो भी लोअर होगा ना वो अमाउंट, और कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। आपकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगी, बट इन दोनों का लोअर। तो पहले इन दोनों का हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। देखो फर्स्ट आपका है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इन दोनों का आपका क्या होगा? इन दोनों का आपका होगा हायर, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एंड इन फर्स्ट और सेकंड का जो भी आपका क्या होगा? लोअर होगा, वो आपका डिडक्शन का अमाउंट होगा। अगर यहां पे भी हम एग्जांपल ले तो इसमें हमको बस 3 चीज की जरूरत होगी। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, इसको मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। देखो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको पता होनी चाहिए, और कैपिटल इंप्लॉयड हमको पता होनी चाहिए, और तीसरी चीज हमको क्या पता होनी चाहिए? तीसरी चीज हमको पता होनी चाहिए एक्चुअल में हमने कितने एक्सपेंस इंकर करा है। तो एक्चुअल एक्सपेंस, ये देखो बस आपको 3 ही चीज की रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैपिटल इंप्लॉयड और एक्चुअल में एक्सपेंस। मान लो आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 करोड़ रुपीज एंड कैपिटल इंप्लॉयड आपकी है 2 करोड़ रुपीज, और एक्चुअल एक्सपेंस आपने इंकर करे हैं मान लो 8 लाख रुपए। कितने इंकर करे हैं? 8 लाख।
तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक इंडियन कंपनी है जिसने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इनकर करे 8 लाख रुपए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 1 करोड़ और उसकी कैपिटल इंप्लॉयड है 2 करोड़ रुपए। तो आपको बताना है कि आपको डिडक्शन का कितना अमाउंट मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा, लोअर ऑफ 1 और 2। तो पहले हम 1 और 2 निकालते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो 1 करोड़ का 5% कितना होगा, 5 लाख। तो मैं यहां पे निकालता हूं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, 1 करोड़ का 5% होगा 5 लाख रुपए, ठीक है। और 5% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड आपकी 2 करोड़। तो 2 करोड़ का 5% कितना आएगा, 10 लाख रुपए। तो 5 लाख और 10 लाख, विच एवर इज हाइयर। ये देखो ना यहाँ पे लिखा क्या है, हाइयर। तो इस 5 लाख और 10 लाख में से कितना हो गया हाइयर, 10 लाख। तो पहले फर्स्ट पॉइंट का हमारा आंसर आ गया 10 लाख रुपए। अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड। तो एक्चुअल में आपने एक्सपेंस कितना इंकर करा है, 8 लाख रुपए। तो एक्चुअल में आपका आ गया 8 लाख रुपीज। तो 10 लाख और 8 लाख में से बताओ क्या लोअर है, 8 लाख। तो आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 8 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पर वो डिडक्शन आपकी इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 8 लाख रुपए की आपको पूरी डिडक्शन मिलेगी, उसको 5 से आप डिवाइड कर दो तो एक साल में कितनी मिलेगी, 1.6 लाख। तो आपको हर साल 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 5 साल तक मिलती जाएगी। ये आपका हो गया डिडक्शन किसका, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो ये आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर एक बड़े क्वेश्चन में आपका एक पॉइंट भी आ सकता है एडजस्टमेंट के तौर पे। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 12 की। तो इसमें हम आपको अब 4 हमको डिडक्शन और पढ़नी है। चारों डिडक्शन में आपको सेक्शन लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट है थोड़े। ये आपके स्पेसिफिक आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि आपके क्वेश्चन में। यानी कि जो एक आपका बिग क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, उसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका नेट प्रॉफिट इतना है, कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे जिसको आपको डिडक्शन मिलेगी और कौन कौन से एक्सपेंसेस जिसको आपको डिसअलाउड करना है, यानी कि जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आपका जनरली यही क्वेश्चन आता है। तो उन क्वेश्चनों में अब हम आगे जो 4 डिडक्शन पढ़ने वाले हैं, 12, 13, 14, 15, ये 4 पॉइंट उस क्वेश्चन में आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर ये आपके पेपर में आएंगे तो ये आपके सेपरेट आएंगे, ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन इनका आएगा, उसमें नहीं आएगा। तो अब आप इनको चारों को ध्यान से देखना। ये आपका है सेक्शन नंबर 33AB। इसमें क्या है, आपका असेसी इंगेज होता है बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी एंड रबर, ठीक है। या तो आपका असेसी मैन्युफैक्चर करता है, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करता है, ठीक है। तो इस अगर दोनों काम करेगा तो एक तरीके से क्या होगा, देखो एग्रीकल्चर इनकम भी आएगी और बिजनेस इनकम भी आएगी, है ना। तो टी, कॉफी एंड रबड़ सबको क्या कर रहा है वो, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग, तीनों में से कुछ भी, या तो टी या कॉफी या रबड़, ओके। अब बात आती है इसमें कंडीशन क्या डिडक्शन की, आपको कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी ताकि आपको डिडक्शन मिल जाए। तो इसमें कंडीशन आपकी 2। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा देना है। एक नाबार्ड एक अकाउंट होता है या फिर कोई और डिपॉजिट अकाउंट अगर सीजी ने अप्रूव कर रखा है तो, ठीक है। उस अकाउंट में आपने जितने भी अमाउंट डिपॉजिट कर रखा होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट सेकंड कंडीशन क्या है, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कराओगे वो आपको डिपॉजिट कराने हैं विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ कहां से, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर का एंड हो जाता है वहां से लेके 6 महीने तक के अंदर अंदर, या फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, या फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो अगर देखो आपका 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है, उसका 6 महीने अगर आप काउंट करोगे तो वो भी क्या आएगा आपका 30 सितंबर। और ड्यू डेट की रिटर्न, जो रिटर्न की ड्यू डेट होती है वो भी जनरली क्या होती है आपकी कंपनीज के लिए, तो वो भी क्या होती है 30 सितंबर। तो दोनों आपका 30 सितंबर है, तो उन दोनों का अर्लियर भी क्या होगा 30 सितंबर ही होगा। तो इट मीन्स अगर हम सीधी सीधी बात करें तो अगर आप 30 सितंबर तक कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करा देते हो नाबार्ड में तो उस अमाउंट की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं डिडक्शन कितनी मिलेगी, अमाउंट फॉर डिडक्शन। तो अमाउंट डिपॉजिटेड, जैसा भी मैंने बोला जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट करा होगा नाबार्ड में वो, या फिर 40% ऑफ पीजीबीपी बिफोर दिस डिडक्शन। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो अमाउंट है ना डिडक्शन का, इसको छोड़ के आप अलग से पीजीबीपी अपनी कैलकुलेट कर लो। यानी कि आप अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो जो जो एक्सपेंस आपके डिडक्शन मिलनी चाहिए, और उनको माइनस करने के बाद आप देखो आपका कितना पीजीबीपी इनकम आ रही है, यानी कि कितना आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो वो जो आपकी पीजीबीपी इनकम होगी ना उसका 40% अमाउंट आएगा वो, या फिर आपने जितना अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा नाबार्ड में वो,
उन दोनों का जो भी आपका लोअर होगा उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन में 33AB में। ठीक है, तो बस ये आपका पॉइंट था। आपको 3 चीजें याद रखनी है। इसी फॉर्मेट में आपको सभी सेक्शन कराने वाला हूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप घर पे अपनी एक टेबल बनाना। फर्स्ट कॉलम आपकी होगी सेक्शन की, सेकंड कॉलम आपकी होगी असेसी की, थर्ड कॉलम कंडीशन फॉर डिडक्शन, फोर्थ कॉलम अमाउंट फॉर डिडक्शन एंड फिफ्थ कॉलम आफ्टर डिडक्शन आपकी क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो मैंने अभी आपको बता दिया असेसी क्या होंगे, जो बिजनेस इंगेज होंगे किस चीज में, बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों में से कुछ भी चीज। कंडीशन क्या होगी डिडक्शन की, 2 कंडीशन है। अमाउंट कितना डिडक्शन मिलेगा वो भी मैंने बता दिया। अब आपकी बात आती है आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर डिडक्शन क्या चीजें बोली गई है, फर्स्ट पॉइंट है जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करोगे ना इस नाबार्ड में से, क्योंकि अब आपने डिपॉजिट करा दिया अमाउंट, अब उस डिपॉजिट अमाउंट जो आपने कराया उसको निकाल के आपको उसको यूज करना है किस पर्पज के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो भी आपको बताए गए होंगे। ठीक है, अगर आपने उन पर्पज के लिए यूज नहीं किए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, दोबारा से आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको तो डिडक्शन पहले ही हमने दे दी ना, जैसे आपने अमाउंट डिपॉजिट करा आपको डिडक्शन दे दी, पर भाई अब अगर आप उसके बाद उस पैसे को अगर आप जिस पर्पज के लिए बोला उस पर्पज के लिए यूज नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, आपकी दोबारा से इनकम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे जितने आपको डिडक्शन मिली थी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और सेकंड चीज क्या है, ये जो आपने स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करा है, मान लो उसमें से कुछ बोला गया कि आपको असेट्स परचेज कर लेनी है, तो जो भी आप असेट्स परचेज करोगे उसके लिए लॉक इन पीरियड है। LIP का मतलब क्या है, लॉक इन पीरियड 8 ईयर्स के लिए, यानी कि आपको 8 साल तक लॉक इन पीरियड आपको होगा। 8 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है, 8 साल तक आपको बिजनेस में यूज करना है उस असेट्स को, उसके बाद आप उसके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। गाइस पॉइंट 13 में आपका 33ABA, इस सेक्शन में आपका सेम है जैसे कि अभी आपने 33AB कवर किया है, सेम एज इट इज आपका 33ABA है। इसमें आपका क्या है, असेसी आपका इंगेज होगा इन प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ या तो पेट्रोल का या फिर नेचुरल गैस का इन इंडिया। इट मीन्स कोई भी असेसी जो कि इंगेज है किस तरीके के बिजनेस में, या तो पेट्रोल का या फिर नेचुरल गैस का वो प्रोडक्शन कर रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है या फिर उसको प्रोस्पेक्ट कर रहा है, इन तीनों में से कुछ भी काम कर रहा है पेट्रोल और नेचुरल गैस का इंडिया में। ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 33ABA। अब कंडीशन आपकी डिडक्शन की सेम कंडीशन है, बट सेकंड कंडीशन आपकी सेम नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, और फर्स्ट वाले में भी वहां पे डिपॉजिट कराना था किसमें, नाबार्ड में, और यहाँ पे डिपॉजिट कराना आपको किसमें, SBI में। तो फर्स्ट में आपका अमाउंट डिपॉजिटेड इन SBI या फिर एनी डिपॉजिट अकाउंट, और सेकंड आपकी डिडक्शन यहाँ पे, वहां पे सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी 33AB में। AB में आपकी सेकंड कंडीशन थी कि 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको, उसके बाद के 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करा देना है, डिपॉजिट। बट यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से भी पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्या था, अमाउंट फॉर डिडक्शन। तो अमाउंट फॉर डिडक्शन में आपकी कंडीशन जो है, फर्स्ट वाली कंडीशन सेम है जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया, और सेकंड कंडीशन में बस 40% ऑफ PGBP की जगह क्या हो गया, 20% ऑफ PGBP बिफोर दिस डिडक्शन। एज इट इज आपका सेम है, बस 40% की जगह क्या हो गया, 20%। बाकी सेम जैसा आपने 33AB में पढ़ा वैसा ही है। ठीक है, और आफ्टर डिडक्शन की भी दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सेम है कि जो भी आपने अमाउंट विड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप नाबार्ड की जगह, ये मैंने चेंज नहीं करा, यहाँ पे आप नाबार्ड की जगह क्या कर लो, SBI में करा है ना अपने इस बार, तो यहाँ पे आप कर लो SBI। ठीक है, तो जो भी आपने विड्रॉ कराया अमाउंट SBI में से या फिर डिपॉजिट अकाउंट में से, वो आपका यूज होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक पर्पज, उसी पर्पज के लिए जिसके लिए आपको बोला गया है, और नॉट यूटिलाइज फॉर परचेज ऑफ प्रोहिबिटेड असेट्स। जो असेट्स प्रोहिबिट करे गए हैं उनके लिए आपको उनको यूज नहीं करना, जिस असेट्स के लिए बोला गया बस उसी के लिए यूज करो। और लॉक इन पीरियड आपका यहाँ पे भी क्या हुआ, 8 ईयर्स। तो सेम आपका एज इट इज बिल्कुल जैसा वही था 33ABA, AB और ABA दोनों सेम है, 2-3 आपके डिफरेंस है। जैसे कि अमाउंट में आपका 40% की जगह 20% हो गया, कंडीशन में आपका सेकंड कंडीशन चेंज हो गई, और फर्स्ट वाले में नाबार्ड की जगह SBI आ गया, बस इतना ही चेंज आपका। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं अपने 14th पॉइंट की तरफ, 14th डिडक्शन। तो ये हमारा सेक्शन है 35, और ये आपका स्पेसिफिक उन असेसिस के लिए जो कि आपके साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज है। तो 12, 13, 14, 15 जो ये चारों डिडक्शन है स्पेसिफिक असेसी के लिए बात करते हैं कि असेसी इस चीज में इंगेज होना चाहिए,
असेसी इस चीज़ में इंगेज होना चाहिए। और उससे पहले हमने जो पहले की जितनी भी डिडक्शन पड़ी है वो सारी क्या है, वो आपकी सभी असेसीज के लिए सेम है। ठीक है, तो ऐसा असेसी कोई भी असेसी हो सकता है, कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कुछ भी, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च में क्या है इंगेज है, तो उसके लिए आपको क्या है कंडीशन क्या डिडक्शन की, आपकी कंडीशन है कि अगर प्री कमेंसमेंट पीरियड पे अगर आपने कोई भी एक्सपेंस इंकर किया है, बट वो जो प्री कमेंसमेंट का एक्सपेंस होगा ना वो ओनली लास्ट 3 इयर्स के लिए। अगर आपका 19-20 में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे पहले के 3 साल क्या क्या होंगे, 18-19, 17-18 और 16-17, यानी कि 16-17, 17-18, 18-19, इन तीनों सालों के आपको एक्सपेंस इनकी डिडक्शन तो मिल जाएगी। बट अगर आप कहोगे नहीं मैंने तो 15-16 में भी भाई साहब 10 लाख रुपए दिए हैं, उसकी भी डिडक्शन दो, तो उसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली लास्ट 3 इयर्स की आपको डिडक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो किस किस की डिडक्शन मिलेगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो किस किस चीज़ की मिलेगी। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है और ओनली वो आपका कौन से होंगे, सैलरी या फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट मीन्स आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया, यानी कि आप हर किसी चीज़ की डिडक्शन ले लोगे, आपको केवल 2 एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने सैलरी, जो भी आपके वर्कर वगैरह होंगे, जो भी आपके रिसर्च में आपके काम कर रहे होंगे, आप उनको सैलरी दोगे, या फिर आप रिसर्च करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी, उसको परचेज करोगे, वो चीज़, उन दोनों चीज़ों की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने कोई भी एसेट्स इंपॉर्टेंट परचेज करी है, तो आपको सभी एसेट्स की डिडक्शन मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड की आपको डिडक्शन मिलेगी, उसके अलावा जो भी आपके एसेट्स होंगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये आपकी बात हो गई प्री कमेंसमेंट पीरियड में जो भी आपने एक्सपेंस किया उसकी। अगर पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड है, उसमें आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, तो उसमें देखो उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड में आपने रेवेन्यू का कोई भी एक्सपेंडिचर हो, सबकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो पोस्ट कमेंसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपके रेवेन्यू में कोई भी एक्सपेंडिचर होंगे सबकी आपको डिडक्शन मिलेगी। और कैपिटल आपका सेम है, एनी एसेट्स एक्सेप्ट लैंड को छोड़ के आपको जितने भी आपके एसेट्स पे आपका जो भी आपका आपने पे करोगे एक्सपेंस, सबकी आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डिडक्शन की क्या हो गई, कंडीशन हो गई। एक बार हम फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्री कमेंसमेंट के डिडक्शन और पोस्ट कमेंसमेंट के डिडक्शन। तो प्री कमेंसमेंट में अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर पे किया होगा बट लास्ट 3 इयर्स के लिए, उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो सैलरी की और जो आपने रॉ मटेरियल परचेज करा है उसकी, और अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ओनली सभी एसेट्स की मिल जाएगी एक्सेप्ट लैंड। बात करते हैं पोस्ट कमेंसमेंट पे, तो पोस्ट कमेंसमेंट में फिर से सेम आपका है, उसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेवेन्यू है तो सभी एक्सपेंडिचर की मिल जाएगी, कैपिटल है तो एनी एसेट्स एक्सेप्ट लैंड की आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं अमाउंट फॉर डिडक्शन। तो कितना अमाउंट होगा जितनी आपको डिडक्शन मिलेगी, तो उसमें लिखा है सिंपल सा है, तो 100% डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी, यानी कि आपने जितना भी एक्सपेंडिचर किया होगा ना उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कोई पंगा नहीं यहाँ पे अमाउंट का। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, आफ्टर डिडक्शन। तो आफ्टर डिडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपका क्या होगा, अगर आपने आफ्टर डिडक्शन यानी कि डिडक्शन मिलने के बाद आपने उस असेट्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया आफ्टर यूजिंग इन बिजनेस, पहले बिजनेस में कुछ साल के लिए यूज करा और उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसको असेट्स को क्या कर दिया, बेच दिया, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपकी कैपिटल गेन कंप्यूट की जाएगी। एंड कैसे कंप्यूट की जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट को नील लेके। अब ये पॉइंट वही बच्चा समझ सकता है जिसने हमारी कैपिटल गेन की पहले वीडियोस देख ली है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप कैपिटल गेन की वीडियोस जाके वॉच कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे अभी समझा देता हूँ, ये मानते हुए कि आपने कैपिटल गेन का टॉपिक आपने पढ़ लिया और आपको आता है। तो आप जो भी कैपिटल गेन निकाल लोगे तो एक्चुअल कॉस्ट आप क्या लोगे, यहाँ पे नील कंसीडर करनी है आपको एक्चुअल कॉस्ट, उसके बाद आपका कैपिटल गेन निकल जाएगा। तो एक तरीके से हम आप इसकी डीम्ड इनकम मानेंगे, क्योंकि इसने क्या गलती कर दी कि भाई इसने जानबूझ के पहले असेट्स परचेज कर लिया ताकि उसको डिडक्शन मिल जाए और फिर असेट्स को बेच दे रहा है। तो ये तो भाई गलत है ना, धोखा कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्या हो रहा है, धोखा। तो उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा प्रोविजन ला दिया कि आपकी कैपिटल गेन कंप्यूट की जाएगी एक्चुअल कॉस्ट को नील मानते हुए। ठीक है, और अगर आपने सोल्ड कर लिया विदाउट यूजिंग इन बिजनेस, ये तो और भी बड़ा महान काम हो गया। एक भी साल के लिए बिजनेस में यूज नहीं करा, बस असेट्स खरीदा, डिडक्शन ली और तभी की तभी क्या कर दिया, वापस से बेच दिया। उस केस में तो क्या बोला है, जितनी भी डिडक्शन मिली है ना पूरी की पूरी आपकी दोबारा से क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, काम खत्म। ठीक है,
ये आपका हो गया 35 पूरा सेक्शन। बट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पूरा वही उसी फॉर्मेट में चल रहा है जैसे अभी मैंने आपका 12th और 13 पॉइंट कवर किया, बट इसमें कुछ अदर पॉइंट भी है, ये भी आपको कंसिडर करने हैं 35 वाले सेक्शन में। तो इसमें एक अदर पॉइंट क्या है, अगर कंपनी एसएससी आपकी और वो इन हाउस रिसर्च यानी कि अपने ही फैक्ट्री में रिसर्च कर रही है, तो कंपनी को 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। 150% का मतलब अगर उसने 1 लाख रुपए खर्च किया है तो उसको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन। भाई साहब एकदम मजा आ गया, 150% की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। जितने भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया ना, मान लो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर करके आपने 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, आपने खर्चा करा है बस 10 लाख का, पर आपको डिडक्शन मिलेगी 150% यानी कि 15 लाख की डिडक्शन। मजे आ गए, बिल्कुल मजे आ गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, वो रिसर्च को प्रमोट करना चाहती है कि कंपनी क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको सेम ही है, वो तो अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। पर यहाँ पे 2 चीजों का एक्सेप्शन हो गया। अभी तक हमने एक्सेप्शन पढ़ा था लैंड का और लैंड का, बट इस केस में यानी कि जहां पे असेसी कंपनी है, देखो ये अभी ये हमने जो पढ़ा सारा ये अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे एसएससी आपका कंपनी है, यहाँ पे एसएससी एनी एसएससी है। कंपनी अगर इन हाउस रिसर्च करेगा उसको 150% की डिडक्शन मिलेगी। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन भी कुछ नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सब की डिडक्शन, और अगर कैपिटल है तो अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, वहां पे अदर देन लैंड था ओनली। ठीक है। बट और यहाँ पे किसकी मिलेगी? पोस्ट कमेंसमेंट पीरियड की, यानी यहाँ पे प्री कमेंसमेंट पीरियड की कोई डिडक्शन नहीं है, पोस्ट कमेंसमेंट डिडक्शन की यहाँ पे क्या मिलेगी आपको? पीरियड की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। एंड सेकंड अदर पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे बताया गया एनी एसएससी, कोई भी एसएससी, चाहे वो इंगेज हो रिसर्च एक्टिविटी में चाहे वो इंगेज ना हो, तो फिर आप कहोगे सर फिर ये 35 सेक्शन में क्या कर रहा है? क्योंकि 35 सेक्शन तो आपका पूरा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। नहीं, समझो बात को, कोई भी एसएससी चाहे वो रिसर्च एक्टिविटी में आपका इंगेज हो चाहे ना हो, रिसर्च एंड नॉन रिसर्च कैसा भी एसएससी हो चलेगा, अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे उसको खुद मतलब यहाँ पे वो खुद से रिसर्च नहीं कर रहा, बट वो ऐसी जगह कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कहाँ पे अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है 4 जगह पे। 4 जगह कौन सी? फर्स्ट है कंट्रीब्यूट कर रहा है टू रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, देखो रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए? फॉर साइंटिफिक रिसर्च, कि आप साइंटिफिक रिसर्च करो उसके लिए मैं आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, तो उसको डिडक्शन मिलेगा 150%। मान लो मैं एक ऐसा एसएससी हूँ, मेरा और कुछ काम है, कुछ भी काम है मेरा, मैं रिसर्च नहीं करता, मेरा और कोई काम है, बट मैंने एक ऐसे कॉलेज में कंट्रीब्यूशन करा, उसको मैंने 20 लाख रुपए दिए कि भाई ये लो आप 20 लाख रुपए, और वो कॉलेज क्या काम करता है? वो कॉलेज साइंटिफिक रिसर्च का काम करता है, तो उस कॉलेज को अगर मैं 20 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दूंगा ना, तो मुझे कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी? 150%। ये देखो आप 150%, यानी कि मुझे 30 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। 20 लाख का कंट्रीब्यूशन दो, 30 लाख की डिडक्शन लो। ठीक है। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वही सेम रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बट इस बार वो किस काम में है? फॉर स्टैटिस्टिकल या फिर सोशल साइंस के लिए। अगर जो रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जिसको हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो किस चीज में इंगेज है? फॉर स्टैटिस्टिकल और सोशल साइंस के लिए अगर हम उसको दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो उस केस में आपको 150% नहीं, ओनली 100% का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। थर्ड पॉइंट आपका है नेशनल लेबोरेटरी। अगर हम इसको कंट्रीब्यूशन देते हैं, नेशनल लेबोरेटरी को या फिर आईआईटी को, अगर हम इनको कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको फिर से मिलेगा 150% का डिडक्शन। एंड लास्ट पॉइंट आपका है अगर हम ऐसी इंडियन कंपनी को कंट्रीब्यूशन देते हैं जो कि इंडल्ज है इन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि मैं एक ऐसी कंपनी को दे रहा हूं कंट्रीब्यूशन जो वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा और किसी चीज़ का बिजनेस है, बट मैं किसी एक ऐसी कंपनी में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, तो उस केस में मेरे को पूरा 100% क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। जितना कंट्रीब्यूशन उतना डिडक्शन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, पूरे का आप ले लो स्क्रीनशॉट। तो गाइस ये हमारी है 15 पॉइंट, लास्ट डिडक्शन का ये पॉइंट है आपका। सेक्शन है 35 AD, और एसएससी यहाँ पे कौन से होंगे? एनी एसएससी इंगेज इन 14 बिजनेस। तो आपके इस सेक्शन में क्या किया गया है? 14 आपके जो बिजनेस है वो स्पेसिफाइड किए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपके जो 14 बिजनेस स्पेसिफाइड किए गए हैं उनमें अगर आप इंगेज होते हो, और कंडीशन क्या आपकी डिडक्शन की? ओनली डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस सेक्शन में आपको ओनली कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी, यानी कि आप कोई भी एसेट्स वगैरह परचेज करते हो उस चीज़ की, चाहे आपने प्री कमेंसमेंट में करो चाहे पोस्ट कमेंसमेंट में, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों प्री कमेंसमेंट पोस्ट कमेंसमेंट कभी भी आपने परचेज करा होगा आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बट कुछ ऐसे हैं जिसकी आपको स्पेसिफाइड कर दिया उनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 3 चीज़ों की एक्सेप्शन है, लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों चीज़ों की आपको क्या है, इनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए होंगे किसी भी चीज़ पे आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब आपकी बात आती है कि अमाउंट कितना होगा डिडक्शन का, तो अमाउंट आपका यहाँ पे क्या है 100% आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। ठीक है, लास्ट आपका क्या बचता है आफ्टर डिडक्शन, यानी कि डिडक्शन के बाद का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर असेट आपने क्या कर दिया, पहले आपने खरीद लिया, आपने डिडक्शन ले ली और फिर आपने क्या करा, आपने असेट्स को बेच दिया, डिमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्कार्डेड, यानी कि एक तरीके से जला दिया या फिर बेच दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका सेल प्राइस होगा ना वही आपका क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम। यानी कि आपने जितने में भी उसको बेचा होगा, जितने में भी आपने उसको ट्रांसफर किया होगा, वही आपका जो सेल प्राइस होगा वही आपकी क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम आपकी मान ली जाएगी। अगर आपने असेट्स को बेचा तो नहीं, आपने ट्रांसफर तो नहीं किया, बट आपने क्या कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो फॉर नॉन स्पेसिफाइड पर्पज। नॉन स्पेसिफाइड पर्पज मतलब जो आपको 14 बिजनेस आप जिसमें भी इंगेज हो उस पर्पज के लिए आपको यूज करना चाहिए था। अगर आप उसके अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हो ना असेट्स को, तो उस केस में क्या होगा, और वो भी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 8 ईयर। इससे क्या पता चलता है, 8 साल के बाद तो आप जिस भी पर्पज के लिए चाहो उसके लिए यूज कर सकते हो, बट 8 साल का लॉकिंग पीरियड है। बोला गया है कि 8 साल तक आपको उसी पर्पज के लिए यूज करना है। 8 साल के बाद आपकी मर्जी, आप किसी भी पर्पज के लिए यूज करो। बट अगर आपने 8 साल से पहले भी, उसके पहले भी अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूज कर दिया, तो उस केस में आपका डीम्ड इनकम कितनी मानी जाएगी, जितनी भी आपको डिडक्शन अलाउड हुई थी अर्लियर उतना अमाउंट, उसमें से आपको माइनस कर देना डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। यानी कि मान लो आपने डिडक्शन आपका 10 लाख रुपए का आपने एसेट्स खरीदा था, तो आपको 10 लाख रुपए की डिडक्शन मिल गई होगी उस ईयर में, जिस साल में क्या करा था आपने खरीदा था। अब 5 साल बाद, यानी कि 8 साल तो पूरे नहीं हुए, बट आपने 5 साल बाद ही उसको क्या करना चालू कर दिया, अदर बिजनेस में यूज कर दिया, यानी कि नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए। तो आपको क्या करना है, डिडक्शन अलाउड अर्लियर कितना आएगा, 10 लाख रुपए माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो 5 साल है उसमें देखो कितना आपका डेप्रिसिएशन बनता 5 साल का, वो माइनस करके जो अमाउंट आपका आएगा ना उतनी आपकी क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये था आपका पॉइंट 15। अब आपकी सारी की सारी डिडक्शन कवर होती है यहाँ पे। इसके बाद आपकी इन डिडक्शन के बाद तो आपकी क्या बचती है, जनरल डिडक्शन बचती है, जो कि आपके सेक्शन 37 बोलता है। तो जनरल डिडक्शन का मतलब क्या है कि इनके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन में डिडक्शन होगी तो हम देख लेंगे वो उस पर आपका क्या डिडक्शन पे आपको मिलना चाहिए, डिडक्शन अलाउड होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी डिसअलाउंसेस, यानी कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि वो आपके एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे, वो हम आपका थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो गाइज ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपके कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।